वह 2 अक्टूबर का दिन था। सारा देश भारत के राष्ट्रपिता का जन्म दिवस मना रहा था, पर कमला का पति एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल अपनी पत्नी के प्रसव के लिए संघर्ष करता फिर रहा था। कमला दूसरी बार गर्भवती हुई थी। उसकी एक 3 वर्ष की बेटी थी। घर संभालने वाली अकेली कमला ही थी। कमला को लेबर पेन शुरू हो चुका था और लीकिंग हो रही थी। जब वह अपने गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, उसे बिना किसी परीक्षण के मेडिकल ऑफिसर ने जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचने पर साधारण जांच के बाद उसे भर्ती कर लिया गया। जब बच्चे की धड़कन नहीं सुनाई दी, तब इमरजेंसी प्रसव करवाया गया। कमला ने एक मृत लड़के को जन्म दिया, जिसकी मृत्यु लेबर पेन के दौरान ही हुई थी। असिस्टेड इमरजेंसी डिलीवरी के दौरान कमला के पेट पर प्रेशर दिया गया, जिससे उसके गर्भाशय का संकुचन समाप्त हो गया और उसके प्रसव के उपरांत हेमरेज शुरू हो गया। इसको लेबर रूम में मैनेज नहीं किया जा सकता था और इमरजेंसी ऑपरेशन की जरूरत पड़ी। कमला को जयपुर रेफर कर दिया गया। कमला और नहीं झेल सकी। जयपुर अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। भारत में जहां 80% से अधिक संस्थागत प्रसव होते हैं, वहां अब भी हर 12 मिनट में एक मां की मृत्यु हो जाती है और 14 नवजात बच्चे हर 10 मिनट में अपनी जिंदगी खो बैठते हैं। पिछले 2 दशकों में भारत ने अपनी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जबरदस्त प्रगति की है। इस बात की पुष्टि इससे भी की जा सकती है कि वैश्विक दरों की तुलना में भारत की मातृ तथा शिशु मृत्यु दर अधिक तेजी से गिरा है। पर अब भी हम MDG 4 तथा 5 के लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रहे हैं। एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप राज्यों में स्थिति और भी गंभीर है, जहां मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर के आंकड़े देश के आंकड़ों से भी खराब हैं। राजस्थान भी इन 8 EIG राज्यों में से एक है, जहां मातृ मृत्यु दर 244 और शिशु मृत्यु दर 46 है, जो हमारे लिए एक सोचने का विषय है। सवाल यह है कि इतनी सारी माताएं और बच्चे अभी भी क्यों मर रहे हैं? वैश्विक अनुसंधान ने यह दिखाया है कि मां और बच्चे को सबसे ज्यादा जोखिम लेबर रूम के अंदर है। लेबर रूम में प्रसव के ठीक पहले, उसके दौरान तथा तुरंत बाद की अवधि में माता सबसे ज्यादा जोखिम में होती है। इस दौरान जो कार्य किया जाता है, उससे मां और बच्चे के स्वास्थ्य का भविष्य तय होता है। हेमरेज, सेप्सिस, एक्लेम्पसिया, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर तथा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर माता के लिए एवं बर्थ एस्फिक्सिया, इन्फेक्शन, प्रीटर्म बर्थ नवजातों की मृत्यु के प्रमुख कारण हैं। उचित देखभाल से इनमें से अधिकतर मौतों को रोका जा सकता है। परंतु क्या हम सही देखभाल प्रदान कर रहे हैं? फंडल प्रेशर के उपयोग से और प्रसव के अनावश्यक ऑगमेंटेशन से पोस्टपार्टम हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है, पर यह भी बहुत से लेबर रूम में किया जा रहा है। हम यह भी जानते हैं कि ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करने से प्रसव में होने वाली हाइपरटेंशन को पहचानने में मदद मिलती है, पर हम बहुत से मौक़ों पर ऐसा नहीं करते हैं। फीटल हार्ट रेट रिकॉर्ड करने से फीटल डिस्ट्रेस का पता चल जाता है, पर क्या हम यह कर रहे हैं? हम यह जानते हैं कि बार बार परविजाइनल एग्जामिनेशन और सही तरह से हाथ न धोने से मैटरनल सेप्सिस की संभावना बढ़ जाती है। फिर भी यह अभी भी निरंतर अभ्यास में है। इन सारी हानिकारक प्रैक्टिसेस को दूर करना और प्रसव में गुणवत्ता लाना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। यह गुणवत्ता यदि इंट्रापार्टम और इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड में लाया जाए, तो मातृ और शिशु मृत्यु दर में अपेक्षित कमी बहुत जल्द हासिल हो सकती है। यह लाभदायक प्रैक्टिसेस क्या है? हम जानते हैं कि माँ जब प्रसव के लिए पहुँचती है, तब जल्द से जल्द नब्ज को जांचने का अभ्यास, रक्तचाप की जांच, पार्टोग्राफ का आलेखन, भ्रूण हृदय गति, HIV जांच एवं सुरक्षित प्रसव जांच सूची को जांचना आदि प्रैक्टिसेस महत्वपूर्ण हैं और नियमित रूप से सभी प्रसूति माताओं को प्रदान करना आवश्यक है।
यदि हम यह सारी प्रैक्टिसेस नियमित रूप से सभी प्रसूति माताओं के लिए करते हैं तो हम उच्च रक्तचाप, HIV पॉजिटिव और स्टिल बर्थ मामलों का पता जल्द लगा सकते हैं। यह माँ एवं नवजात की जान को सुनिश्चित करता है। यदि प्रदाता को यह जानकारी है कि कैसे महिला की जांच करनी है, कब रेफर करना है, दवाइयों को जैसे कि ऑक्सीटोसिन, मैग्नीशियम सल्फेट, एंटी रेट्रोवायरल को कब देने हैं तथा प्रसव की तृतीय अवस्था का कुशलतापूर्वक एवं सक्रिय रूप से प्रबंधन पहले से किया जाए तो यह आधी लड़ाई जीतने के बराबर है। हमें प्रदाता को सक्षम बनाना होगा जो हर एक जीवन को बचा सके, माँ एवं नवजात की मृत्यु संख्या को कम कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए जपाइगो एवं राजस्थान सरकार की भागीदारी और चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन के सहयोग से राजस्थान के 7 जिलों में सुरक्षित प्रसव जांच सूची अर्थात SCC कार्यक्रम को 2012 में शुरू किया ताकि यह सेवा प्रदाता को प्रसवकालीन सुरक्षित देखभाल करने में मदद करे, जिससे कि हम अपनी प्रसवकालीन मृत्यु दर में कमी ला सकें। सुरक्षित प्रसव जांच सूची एक सरल पेपर आधारित टूल है जो कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रसव के दौरान और प्रसव के तुरंत बाद सुरक्षित देखभाल प्रथाओं का पालन करने में मदद करता है। चेकलिस्ट 4 चरणों में सुझाव देता है: प्रसव के पहले, प्रसव के दौरान और जन्म के तुरंत बाद, साथ ही छुट्टी होने पर। इसका उद्देश्य मातृ मृत्यु, इंट्रापार्टम संबंधित मृत प्रसव और नवजात मृत्यु दर के कारणों को दूर करना है। SCC कार्यक्रम के अंतर्गत 2012 से 2015 के बीच करीब 1000 सेवा प्रदाताओं को गुणवत्तापूर्वक सेवाएं देने तथा चेकलिस्ट का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। चेकलिस्ट की ट्रेनिंग की वजह से हम नर्सेस का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया है और हम बिना डॉक्टर की हेल्प के भी पेशेंट को अच्छे से केयर कर सकते हैं और उन्हें अच्छा मेडिसिन दे सकते हैं, अच्छी फैसिलिटी दे सकते हैं। अभी हम पेशेंट को टाइमली रेफ़र कर सकते हैं। रेफ़र रेट जो पहले ज़्यादा थी वो अब घट के कम हो गई है और अभी वही पेशेंट रेफ़र होते हैं जिन्हें वास्तव में रेफ़र की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम यहाँ हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि हमारे यहाँ उनके लिए सुविधाएँ नहीं होती। PPH के अंदर एवरी सेकंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने रेसिडेंस से यहाँ आने में अगर 5 मिनट्स भी मेरे को लगता है तो उस 5 मिनट्स के अंदर अगर पेशेंट का मैनेजमेंट हो चुका है, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल टू मी। दूसरा चीज़ जिसके अंदर हेल्प मिला है दैट इज़ एक्लैम्शिया। नाउ व्हेन देयर इज अ चेकलिस्ट, दे आर लाइक देयर इज समबडी स्टैंडिंग हु इज सेइंग नाउ चेक द ब्लड प्रेशर, ओके, नाउ सी द टंग ऑफ द पेशेंट, डू अ हीमोग्लोबिन चेकअप, डू अ HIV चेकअप। तो दे टेक द ब्लड प्रेशर, व्हेन द ब्लड प्रेशर इज हाई दे डायरेक्टली कॉल मी. So it has been very useful to me as well as for the patients because it is like I am standing with them 24/7 even though physically I am not. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने इसी SCC को केंद्र में रखते हुए दक्षता कार्यक्रम का 30 अप्रैल 2015 को शुभारंभ किया। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य सेवा प्रदाता को दक्ष बनाना है। राजस्थान सरकार ने 20 जून 2015 को माननीय चिकित्सा मंत्री द्वारा इसी उद्देश्य के साथ दक्षता कार्यक्रम का राजस्थान में शुभारंभ किया। माननीय मंत्री महोदय को विश्वास है कि राजस्थान राज्य में प्रसव सेवाओं में आवश्यक गुणवत्ता सुधार में दक्षता कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित होगा। यह कार्यक्रम सेवा प्रदाताओं को आत्मविश्वासी और कुशल बनाने के साथ साथ अति आवश्यक सामग्री और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और डेटा रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के प्रबंध को सुदृढ़ करने पर ध्यान देता है। दक्षता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है: प्रसूति गृह में काम करने वाले सेवा प्रदाताओं को अति आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में कुशल एवं समर्थ बनाना, अति आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने के लिए आवश्यक सामग्री प्रसूति गृह में सुनिश्चित करना, प्रसव कक्ष में अति आवश्यक सेवाओं को सुनिश्चित करना, उत्कृष्ट रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग और डेटा उपयोग के द्वारा सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना, सभी डिलीवरी पॉइंट्स पर MNH टूलकिट के अनुसार कार्य करवाना,
पिछले 1 वर्ष में हमने कई लक्ष्य हासिल किए हैं। जपायगो की तकनीकी सहायता के साथ राजस्थान सरकार ने कार्यक्रम के पहले चरण में 10 हाई फोकस जिलों में काम शुरू किया था। यह 10 जिले हैं जोधपुर, पाली, नागौर, झुंझुनू, जयपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी और बांसवाड़ा। इस कार्यक्रम के रणनीति के तहत पहले जिला अस्पताल का सुदृढ़ीकरण और फिर सभी 10 जिलों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहां पर हाई डिलीवरी लोड है उनको सुदृढ़ करना था। इस महीने मेरे यहाँ 3 डिलीवरी हुई है, उसमें 2 को कॉम्प्लिकेशन था। एक डिलीवरी आई फुल डायलिटेशन पर थी, उसकी FHR ली मैंने, उसकी 118 ही थी। लगा मुझे कि बच्चे को कॉम्प्लिकेशन है, तो बेबी डिलीवर हुआ। उसमें मैंने नेक पे हाथ से देखा तो कोड टाइट था। फिर मैंने कोड को क्लेम करके काट के फिर बच्चे को माँ के पेट पर लिटाया, फिर उसका सक्शन किया। सक्शन करने के बाद उसको ड्राई किया बेबी को, फिर भी बेबी ने क्राइंग नहीं किया। फिर बेबी को मैंने बेबी कॉर्नर पर ले गई, वहाँ ले जाके मैंने बेबी को वापस सक्शन किया, फिर भी बेबी क्राइंग नहीं किया। फिर स्टिमुलेट किया। उस बीच मैंने डॉक्टर साहब को इन्फॉर्मेशन दे दी थी। उसके बाद मैंने एम्बूबेक देना चालू किया। कुछ ही सेकंड में बेबी ने क्राइंग करना चालू कर दिया। बेबी को हमने फिर बाद में माँ की ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भेज दिया। तो इन जो छोटी सी कॉम्प्लिकेशन के बारे में हमारे को दक्षता ट्रेनिंग में ये चीज़ें सिखाई गई है, वो हमारे लिए बहुत ही कारगर और उपयोगी है। दक्षता कार्यक्रम के पहले साल में ही प्रदाताओं और स्वास्थ्य केंद्रों पर एक परिवर्तनकारी बदलाव दिखना शुरू हो गया है। लेबर रूम दक्षता कार्यक्रम का मुख्य केंद्र है। आइए देखते हैं कि आदर्श लेबर रूम कैसा होना चाहिए। लेबर रूम का वातावरण अच्छा और हवादार हो, रोशनी की अच्छी व्यवस्था हो और मरीज के प्राइवेसी का ध्यान रखा गया हो। लेबर रूम में सीधा प्रवेश न हो। लेबर टेबल, खिड़की और दरवाजों पर पर्दे लगे हों। फर्श पर न फिसलने वाली टाइलें लगी हों। एक परछाई रहित लाइट, 2 लाइट ऊपरी दीवार पर लगे हों और जनरेटर अथवा UPS की व्यवस्था हो। लेबर रूम में पर्याप्त मात्रा में लेबर टेबल और सामान की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे वर्किंग कैली पैड, मैकिन्टोश, IV रॉड, येलो बायोमेडिकल वेस्ट बिन और बर्थ कंपेनियन के बैठने के लिए स्टूल हो। जगह का प्रबंधन लेबर रूम में ठीक से होना चाहिए ताकि लेबर रूम से न्यूबॉर्न कॉर्नर तक आसानी से पहुंचा जा सके और तीनों तरफ पर्याप्त जगह हो। लेबर रूम तक पहुंचना आसान हो, वॉशरूम चालू हालत में हो, वॉशरूम से डर्टी यूटिलिटी एरिया तक पहुंचना आसान हो और पानी की लगातार व्यवस्था हो। डर्टी यूटिलिटी एरिया का भी प्रावधान होना चाहिए। लेबर रूम में चालू हालत में हैंड वॉशिंग स्टेशन होना चाहिए, साथ ही पानी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए एवं एल्बो ऑपरेटेड टैप साबुन के साथ होना चाहिए। भारत सरकार की बायोमेडिकल वेस्ट की गाइडलाइन के अनुसार की डस्टबिन की व्यवस्था होनी चाहिए। लेबर रूम में सारे साधन चालू स्थिति में हर समय और हर प्रक्रिया के लिए होने चाहिए। साधनों के उपभोग का प्रतिदिन रिकॉर्ड रखना चाहिए। परंतु केवल बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षण ही काफ़ी नहीं। इस कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए दक्षता पहल की नींव एक तरह से भीतर से स्वास्थ्य प्रणाली को विकसित करने में मदद करने के लिए किया गया है। इसे संभव करने के लिए मेंटरशिप और सपोर्टिव सुपरविजन विजिट पर ध्यान केंद्रित किया गया है।